आते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल्स पे। अब एकदम बेसिक लेमैन टर्म्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल्स क्या होगा उसको देखते हैं, ठीक है। अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल, मार्क माई वर्ड्स, जो चीजें मैं मार्क कर रहा हूं, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल, शोन इन द फिगर, ठीक है। तो बहुत ही क्लियर डेफिनेशन है क्या होना चाहिए मेरे पास। पहले बात तो दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस होने चाहिए और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल होना चाहिए। स्मॉल डिस्टेंस बहुत मैटर करता है क्योंकि कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर मैं प्लस माइनस चार्ज को लेट सपोज 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे रख दूंगा तो वो एक डाइपोल हो जाएगा। नहीं, डाइपोल के लिए आपको एक छोटी डिस्टेंस चाहिए। अब छोटी कितनी छोटी होनी चाहिए ये किसी ने डिटरमाइन नहीं किया, किसी ने डिफाइन नहीं किया है, बट स्टिल ठीक है भाई, छोटी आप समझ रहे हैं कि एक मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए सेंटीमीटर में, आइदर इन सेंटीमीटर्स और इन मीटर्स, सॉरी इन मिलीमीटर्स और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो एक छोटी डिस्टेंस होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट है आपके पास, एवरी डाइपोल हैज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। It is defined as the product of magnitude of either charge and the separation between the charges given as P is equal to QD, ठीक है। अब जो डाइपोल की प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं डाइपोल मोमेंट के थ्रू। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जो ये डाइपोल है ना, इस डाइपोल में आपको तीन चीजें क्या दिख रही हैं, एक तो इसका चार्ज, एक इस चार्ज का अपोजिट नेचर और इसके चार्ज के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो अपोजिट नेचर को हम लोग छोड़ देंगे तो बचा क्या हमारे पास, चार्ज और उसका डिस्टेंस। तो चार्ज हमने उठाया Q, उसको मल्टीप्लाई किया उसके डिस्टेंस D से और ये मेरा निकल गया डाइपोल मोमेंट। नाउ सिंस D आपका जो डिस्टेंस है या फिर जो डिस्प्लेसमेंट है उन दोनों के बीच का वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमारा डाइपोल मोमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी निकल करके आता है। तो यहां से हम एक लाइन ऐड कर देंगे कि डाइपोल क्या है आपका, डाइपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो एकदम लेमैन टर्म्स में हमने समझा क्या होता है डाइपोल, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज होने चाहिए मेरे पास, उनके बीच का एक स्मॉल डिस्टेंस डी होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब डाइपोल मोमेंट के बारे में चेक करते हैं। तो इसका फॉर्मूला हम लोगों को पता है, P इज इक्वल टू क्यू डी हो गया। P क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, Q आपका वो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है इरेस्पेक्टिव ऑफ प्लस माइनस, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस दोनों में इक्वल ही चार्जेस हैं, बस साइन अपोजिट है, ठीक है। तो Q उसका मैग्नीट्यूड उठा लिया वहां से और बीच का D डिस्टेंस। पहला पॉइंट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जो डायरेक्शन होती है ये नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड होती है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड होती है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अब तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी है ना, चाहे वो करंट का फ्लो हो तो पॉजिटिव से नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो पॉजिटिव से नेगेटिव, तो सब चीजें हमने पॉजिटिव से नेगेटिव पढ़ी हैं अभी तक। पर जो डाइपोल मोमेंट है वो आपका होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। डायग्राम में आप देख सकते हैं नेगेटिव से चल करके पॉजिटिव साइड जा रहा है ये। दूसरा इसकी डायमेंशन, ये तो बेकार सी बात है, आप लोग समझिए क्यों डायमेंशन क्या होगी इसकी। क्यू की डायमेंशन कुलम्ब होती है, डी की डायमेंशन मीटर होती है, तो कुलम्ब इंटू मीटर इसकी डायमेंशन यूनिट हो जाते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है, डिबाई इसकी प्रैक्टिकल यूनिट होती है जिसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, या कभी कभी आप इसको DE BY ये पूरा लिख सकते हैं या सिर्फ डी भी लिखते हैं, ठीक है। डिबाई क्या होता है, 3 × 3 कुलम्ब मीटर होता है। तो जो हमने यहाँ पे कुलम्ब मीटर निकाला था उसको 3 × 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 डिबाई आ जाएगा आपका, ठीक है। तो अगर मैं समराइज करूं तो क्या होता है एक पॉइंट में, कि सबसे पहले आपके पास इक्वल चार्ज होने चाहिए, प्लस अपोजिट होने चाहिए, प्लस स्मॉल डिस्टेंस पे होने चाहिए, तो स्मॉल डिस्टेंस पे होने चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्शन क्या कहां से कहां होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सॉरी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। और तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है डाइपोल मोमेंट्स के बारे में, कि इनकी जो यूनिट होती है उसको हम लोग डिबाई कहते हैं। कैलकुलेशन पार्ट में काम आएगा, 1 डिबाई इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10⁻⁻30 कुलम्ब मीटर। तो ये था डाइपोल्स का बेसिक्स हमारे पास। इतना तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं डाइपोल्स के बेसिक्स में। मालिनी, दीपिका, डाइपोल्स के बेसिक्स क्लियर है बेटा। आई गेस दीपिका का कुछ कनेक्शन इशू चल रहा है। खैर मालिनी क्लियर है बेटा, डाइपोल के बेसिक्स।
चलो बढ़िया, आगे देखते हैं। डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बींग, हमें चुल मची रहती है चीजों के बारे में जानने की। तो जैसे ही हमने देखा कि एक प्लस माइनस चार्ज का कॉम्बिनेशन है, इसको डाइपोल कह सकते हैं, तो अब इसके हम लोग एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देंगे। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, पोटेंशियल अप्लाई करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो वही हमारे इंसान की चुल वाली हरकत है, हमने इसको रख दिया है अब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब इस पे चेंजेस देखेंगे कि डाइपोल मोमेंट पे चेंजेस क्या होता है। तो देखो, फिगर शो द डाइपोल मोमेंट ऑफ अ डाइपोल मोमेंट प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये डाइपोल ऐसे रखा हुआ कितने पे, थीटा एंगल पे। ये रहा आपका थीटा एंगल। ठीक है, तो इस थीटा एंगल पर ये डाइपोल रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंगली। Here the charges constituting the dipole experiences force QE each in opposite direction as shown. F net is equal to 0. Thus we can state that when a dipole is placed in a uniform electric field, net force on the dipole is 0. अब ये क्या हो गया अचानक से, ये चीजें कहां से आ गई? तो देखो, मैंने क्या कहा, मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां ड्रॉ की इस डायरेक्शन में, एक डाइपोल शो किया प्लस माइनस। ठीक है, ये Q है, ये माइनस Q है, ये प्लस Q है, इनके बीच की डिस्टेंस D है, ये एंगल थीटा है। अब मैंने कहा ना कि देखो, मैं एक चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहा हूं, तो एक फोर्स एक्सपीरियंस तो करूंगा मैं फॉर श्योर। ठीक है, अब फोर्स का फॉर्मूला मुझे पता है, QE होता है, और फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। फोर्स की डायरेक्शन वही होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन प्लस में क्या होगी, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में प्लस की चार्ज डायरेक्शन होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होती है नेगेटिव चार्जेस की डायरेक्शन। तो ये ऐसे, तो ये दो डायरेक्शन हो गया। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अप्लाई हो रही होंगी इन दोनों पे? अब जब इन दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई हो रही होगी, फोर्स भी आपका F इज इक्वल टू क्यू ई इधर ऐसे लग रहा होगा और इधर F इज इक्वल टू क्यू ई इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। अब इसके बाद तो बच्चा बच्चा जानता है कि दोनों डायरेक्शन अपोजिट है। F नेट क्या हो जाएगा ऑन डाइपोल, F नेट ऑन डाइपोल क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस क्यू ई माइनस क्यू ई, यानी कि 0। यानी कि इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या निकल के आया मार्क करने के लिए, कि फोर्स ऑन डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। एक डाइपोल पे 0 फोर्स लगता है, नेट फोर्स जो 0 होता है, फोर्स नहीं नेट फोर्स कहेंगे यहाँ पे, ज्यादा करेक्ट स्टेटमेंट होगा ग्रामेटिकली। नेट फोर्स ऑफ डाइपोल इन एन, नेट फोर्स ऑन द डाइपोल, ग्रामेटिकल एरर्स है कुछ कुछ, ठीक है, ऑन द डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो एक डाइपोल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया, सॉरी, एक डाइपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस किया गया है, उस पर आपका जो नेट फोर्स होने वाला है वो 0 होने वाला है। कैसे होने वाला है मैंने समझा दिया, थीटा एंगल पे होता है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। कैसे अपोजिट होगी, प्लस वाले चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होता है और नेगेटिव वाले चार्ज पे जस्ट अपोजिट होता है। तो उस अकॉर्डिंगली हमने सेट किया और डायरेक्शन अपोजिट निकला, नेट फोर्स खत्म हो गया मेरा। बट एक इंपॉर्टेंट चीज अभी बाकी है। As equal and opposite forces act with a separation in their lines of action, they produce a couple which tend to align the dipole along the direction of electric field. The torque due to this couple can be given as this, this and this. Couple क्या होता है, देखो, ये एक फैन की तरह मान लो। अगर किसी फैन में दो ब्लेड हैं, अगर मैं उसको एक फोर्स ऊपर दे रहा हूं, एक फोर्स ऊपर दे रहा हूं, एक फोर्स नीचे की ओर दे रहा हूं, तो लग रहा है कि इसकी टेंडेंसी होगी कि ये इधर मूव करे, इसकी टेंडेंसी होगी कि ये ऐसे इधर मूव करे, और ये चाह रहे होंगे कि ये वाली चीज यहां आ जाए, ये वाली चीज यहां आ जाए और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाए। इनकी इसकी टेंडेंसी दिख रही होगी ना। सपोज करो ये ऐसे कोई बॉल रखी हुई है, अगर मैं इसको यहाँ पे टक से मारूंगा तो ये क्या होगा, ये इस तरफ ऐसे टिल्ट करेगी, और अगर ये बॉल इधर टिल्ट करेगी तो ये बॉल इधर टिल्ट कर रही होगी। तो बॉल को ऐसा चार्ज मानो तो इसकी टेंडेंसी लग रही है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अलाइन होना चाह रहा है, पर यहाँ तो कोई फोर्स नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है टॉर्क। अब आप पूछोगे सर टॉर्क क्या होता है, टॉर्क कहाँ से आ गया? तो टॉर्क आपको पढ़ना है रोटेशनल डायनेमिक्स में, तो आप वहां पढ़ रहे होंगे आपके टॉर्क के बारे में। टॉर्क आया कहाँ से, उसके सवाल में बात करें तो देखो, टॉर्क अगर मैं आपको एकदम बेसिक लैंग्वेज में समझाऊं ना, लेमन लैंग्वेज में, कि टॉर्क होता क्या एक्चुअली में, तो टॉर्क, बाय द वे, टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं टाउ, TOU, टाउ। तो टॉर्क आपका कुछ नहीं होता है, फोर्स होता है। कहां पे फोर्स होता है,
फोर्स इन रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो आपका जो ये फोर्स यहाँ पे जीरो था ना, वो लीनियर फोर्स था जो जीरो था, ठीक है। पर ये वाली जो रोटेशन हो रही है ना, कि ये यहाँ आएगा ये इधर जाएगा, ये एक रोटेशनल मोशन है। रोटेशनल मोशन में जब फोर्स अप्लाई हो रहा होता है ना, तो उस फोर्स को हम लोग टॉर्क बुलाते हैं। तो इसलिए टॉर्क को मैंने कहा टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इन रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में जो फोर्स होता है उसको हम लोग टॉर्क कहते हैं। तो आपका यहाँ पे जो लीनियर फोर्स है ना, लीनियर फोर्स आपका यहाँ पे जीरो है, लीनियर फोर्स इज जीरो। पर एक रोटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है, उस रोटेशनल फोर्स को हम टॉर्क कहते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है सर? तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। ठीक है, ये एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है। ऑफ कोर्स फोर्स है तो एक वेक्टर ही होगा ये, तो ये एक वेक्टर होता है। आर क्रॉस एफ इसका होता है, और आर और एफ क्या होता है? तो एफ वो फोर्स जिससे इस चीज को घुमाया जा रहा है, और आर उसका डिस्टेंस अपने एक्सेल से। ठीक है, सो अगर सपोज करो मैं किसी, ये मेरा एक्सेल है, एक्सेल मतलब कि ये मेरा ऐसा हुक है यहाँ पे बना हुआ, और अगर मैं इस बॉल को यहाँ पे ऐसे फोर्स एफ फोर्स लगा करके हुक से घुमाऊंगा आर, तो जो मेरा टॉर्क जनरेट होगा वो आर एफ साइन थीटा जनरेट होगा। ठीक है, या आर क्रॉस एफ जनरेट होगा, या आर एफ साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा? जो हुक से एंगल बना रहा होगा, थीटा एंगल। ठीक है, आर और एफ के बीच का जो एंगल होगा, इस केस में आपके आर और एफ का बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। तो टाउ आपका कुछ नहीं, आर इंटू एफ हो जाएगा जस्ट। ठीक है, तो आर और एफ के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग थीटा कहते हैं। तो आर क्रॉस एफ इसका जनरल फॉर्मूला होता है। अब अपने केस पे वापस आते हैं कि सर इस केस में आर क्रॉस एफ क्या लग रहा होगा? तो आर तो डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस मेरे पास कितना है? डी। एफ तो फोर्स होता है, फोर्स मेरे पास कितना है? क्यू ई। दोनों चीजें मुझे पता है, बस इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्यू आपका एक वो है, क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी है, वो बाहर हो जाएगा। क्यू बाहर आ गया, डी क्रॉस ई हो गया। और Q इंटू डी को मैं क्या कह सकता हूँ? P कह सकता हूँ। तो ये P क्रॉस E हो जाएगा, या फिर PE साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज नहीं समझ में आई? देखो मैं समझाता हूँ। R क्रॉस F मेरे पास लिखा हुआ है। R की वैल्यू मुझे पता है कि D डिस्टेंस है, F की वैल्यू मुझे पता है QE है। मैंने क्या किया, टाउ को लिख दिया D क्रॉस QE। अब ये Q तो एक स्केलर क्वांटिटी है। Q क्या है? नंबर ऑफ चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है। अब वो मैं E के साथ मल्टीप्लाई करूँ चाहे D के साथ मल्टीप्लाई करूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने इसको क्या किया, D के साथ मल्टीप्लाई किया। क्यू डी इंटू ई आ गया। क्यू डी का मुझे वैल्यू पता है क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। तो टाउ की वैल्यू क्या हो गई मेरी? डाइपोल मोमेंट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि पीई साइन थीटा। बस इतना तक ही आपको जानना था। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी डाइपोल को रखा जाता है तो उस पर नेट फोर्स जीरो होता है, पर एक टॉर्क एग्जिस्ट करता है। टॉर्क एग्जिस्ट। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कहेगा कि एक डाइपोल रखा हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, बताओ क्या क्या चीजें सही है क्या क्या चीजें गलत है। तो एक होगा कि उसका डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है। डाइपोल मोमेंट उसका पी क्यू क्या क्या किसके बराबर होगा? डी क्यू ई के बराबर है। ठीक है, फिर कहेगा कि फोर्स जीरो है, वो भी ट्रू होगा। फिर कहेगा कि उसका टॉर्क भी जीरो है, तो वो भी ट्रू होगा। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो कई बार बच्चों को फोर्स के बारे में तो पता होता है, डाइपोल मोमेंट के बारे में पता होता है, पर टॉर्क के बारे में नहीं पता होता है। तो याद कीजिए, रखिएगा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका फोर्स जीरो होता है, नेट फोर्स, पर टॉर्क एक एग्जिस्ट कर रहा होता है। और टॉर्क क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि टॉर्क कुछ नहीं, फोर्स इन रोटेशनल मोशन को हम लोग टॉर्क कहते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज? बहुत सारी चीजें मैंने बताई अब तक, सारी चीजें क्लियर है? टॉर्क, फोर्स, नेट फोर्स जीरो कैसे बना, टॉर्क कैसे हुआ, टॉर्क काम कैसे करता है, उसका फॉर्मूला, सब कुछ क्लियर है? चलो बढ़िया। दीपिका आपको क्लियर है बेटा? बढ़िया बढ़िया। उस पॉइंट को याद रखना, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, आई गेस 5 या 6 बार तो आ ही चुका है आराम आराम से, जितना मैंने देखा है क्वेश्चन पेपर में। मॉक पेपर में भी जरूर वो क्वेश्चन मिल जाएगा कहीं ना कहीं, कि टॉर्क जीरो होता है कि सिर्फ फोर्स जीरो होता है। ठीक है, तो टॉर्क जीरो नहीं होता, टॉर्क एग्जिस्ट करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें चुलबुली मची रहती है कि हम लोग चीजों को एक्सपेरिमेंट करें। तो पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का देखा, अब हम लोग उस पर देख रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है उस चीज से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अब देखो इस पे एक चीज, इसको एरेज कर देते हैं। जब मेरे पास माइनस क्यू और प्लस क्यू है ना, तो मैं दो जगह यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिटरमाइन कर सकता हूं। ठीक है,
क्या क्या डिटरमाइन कर सकता हूँ? एक तो जो इन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग पर एक पॉइंट होगा उसके, ठीक है, और दूसरा इन दोनों के बाहर, लाइन के बाहर जो पॉइंट होगा उस पे, ठीक है। मतलब ये इसके लाइन ऑफ एक्सिस पर तो आ रही है, पर इन दोनों के बीच में नहीं है, ठीक है। तो दो पॉइंट पे मैं इसके पोटेंशियल को डिफाइन कर सकता हूँ कि दोनों पॉइंट पे इसके अलग अलग पोटेंशियल क्या होंगे, ठीक है। तो हम लोग दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल डिफाइन कर रहे हैं। तो तरीका क्या है डिफाइन करने का? जो हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में, कि अगर दो पोटेंशियल है किसी तीसरे चार्ज पर है, तो हम लोग क्या करते थे कि पहले एक पोटेंशियल निकालते थे, फिर दूसरा पोटेंशियल निकालते थे, और नेट पोटेंशियल कैसे दोनों को ऐड कर देते थे, ठीक है। तो वही चीज यहां भी कर रहे होंगे। क्यू के सॉरी, जो प्लस क्यू है उसके अकॉर्डिंगली पोटेंशियल निकालेंगे कि उसके कारण कितना पोटेंशियल होगा, फिर माइनस क्यू के कारण कितना पोटेंशियल होगा, और जो नेट पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, प्लस और माइनस वाले दोनों पोटेंशियल को ऐड कर देंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक्सियल पॉइंट मतलब जो ये बीच का पॉइंट ओ है, ठीक है, ये एक्सिस पे लाई कर रहा है और इन दोनों के बीच में है। चलो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्लस क्यू चार्ज कितना होगा, तो इस प्लस क्यू की वजह से यहाँ पे कितना आएगा, V1 इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर माइनस एल। के क्यू अपॉन आर माइनस एल क्यों किया हमने, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोग को पता है क्या होता है। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर। आर क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड चार्ज। तो यहाँ पे अगर मैं कहूं कि आर माइनस एल, हाँ, इस चीज को इसने डिफाइन किया है आर, इस पूरे डिस्टेंस को, और यहाँ ये एल है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है कितना होगा, आर माइनस एल हो जाएगा, ठीक है। चलो एक्सियल पॉइंट मतलब, सॉरी हमने थोड़ा सा गलत कर लिया है यहाँ पे, इसने पहले इसके बारे में बताया है। वेट, ओ को हम लोग नहीं देख रहे हैं अभी, पी को देख रहे हैं एक्चुअली। चलो तो हमने इसको आर डिफाइन किया है, इस डिस्टेंस को, और ये डिस्टेंस एल है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है कितना होगा, आर माइनस एल, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस एल है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, प्लस क्यू से आर माइनस एल। तो हम लोग अभी पी पॉइंट पे निकाल रहे हैं। तो V1 जो है मेरा वो कितना आ जाएगा, V1 इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर माइनस एल। सिमिलरली हम लोग V2 निकालेंगे किसकी वजह से, जो मेरा नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से कितना हो जाएगा, ये L है ये R है, तो R प्लस एल, तो के क्यू अपॉन आर प्लस एल। अब सिंपली हम लोग वी नेट जब निकाल रहे होंगे एट पी, तो क्या करेंगे, V1 प्लस V2 कर देंगे, V1 प्लस V2 यानी कि के क्यू अपॉन आर माइनस एल प्लस के क्यू अपॉन आर प्लस एल। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा यहाँ पे, इसको सॉल्व कर लेना। के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बच रहा है, ठीक है, आर प्लस एल। ये कितना बच रहा है, के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ए पी, अच्छा पी कहाँ से आ गया यहाँ पे, देखो इसको तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो वो क्या बनेगा, के क्यू आर, इसको यहां से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, के क्यू आर प्लस के क्यू एल, प्लस इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, के क्यू आर माइनस के क्यू एल, और ये दोनों क्या हो जाएगा, आर माइनस एल आर प्लस एल, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, माइनस के क्यू एल प्लस के क्यू एल कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, टू के क्यू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब क्यू क्या है, चार्ज, आर क्या है उसका डिस्टेंस, टू क्यू आर क्या हो जाएगा आपके पास, इसका डाइपोल मोमेंट। तो ये बन जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। क्यों, क्योंकि टू एल जो है वो क्या है, इसका लेंथ है, ये एल और ये एल, तो टू एल क्या हो जाएगा, माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच का डिस्टेंस, तो टू एल इंटू क्यू क्या हो जाएगा, उसका डाइपोल मोमेंट, तो वो हो गया के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आपका आता है नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट पी पे। अब एक कंडीशन दी हुई है मेरे पास यहाँ पे कि अगर आर बहुत बड़ा हो गया एल से, मतलब कि मैंने इस पी पॉइंट को ना बहुत इनफाइनाइट पे फेंक दिया है, बहुत दूर फेंक दिया है इस पी पॉइंट को, तो उस केस में क्या होगा कि जो एल वाला फैक्टर है ये हट जाएगा, क्योंकि सपोज करो आर 1000 हो गया और एल की वैल्यू 1 रह गई, तो 1000 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10⁻6 माइनस 1 करोगे तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल 10⁻6 ही रह जाएगा ना। तो बस वही चीज किया है,
वी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के पी अपॉन आर स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज है। ये कब है, ये कंडीशन पे जब आर बहुत बड़ा हो जाएगा एल से, नहीं तो इन जनरल यही चीज याद रखना, ये वाला फॉर्मूला के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। चलो क्लियर है ये चीज। कोई डाउट है पोटेंशियल में? पी पॉइंट पे हमने पोटेंशियल निकाला है, अभी कोई डाउट है उसकी वजह से? चलो बढ़िया, क्लियर। नेक्स्ट, एट इक्वेटोरियल पॉइंट। अब इक्वेटोरियल पॉइंट पे देखते हैं। एक्सियल पॉइंट पे हमने देख लिया कि जो उसके एक्सिस पे लाई कर रहा है। इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब जो उन दोनों के एकदम सेंटर पे लाई कर रहा होगा, ओ पॉइंट। अब उस ओ पॉइंट के हिसाब से देखते हैं कि उस ओ पॉइंट की वजह से क्या पोटेंशियल बन रहा होगा। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू प्लस चार्ज। अब हमने ना यहां पे उठा करके इसको कर दिया, ये इसका इक्वेटोरियल पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे पी पॉइंट जो है, जो जस्ट इस ओ पॉइंट के वर्टिकली अपवर्ड लाई कर रहा होगा, उसको हम लोग पी पॉइंट कहेंगे। किसी भी डिस्टेंस हो सकता है, डजेंट मैटर। आप एक्स, किसी भी एक एक्स डिस्टेंस पे उसको इक्वेटोरियल पॉइंट को रख सकते हो। इस ओ के सिधाई में ना, यहां से यहां, यहां से यहां, कहीं भी आप उस पॉइंट को अलाइन कर सकते हो, डजेंट मैटर। ठीक है, बस ये है कि वो क्यू से भी सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए और इस वाले क्यू से भी सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पर, दोनों से एक्स डिस्टेंस पर एक पी पॉइंट को लिया है और ओ से वो वर्टिकली आर डिस्टेंस पर है। अब देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। इस पी पे प्लस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो के क्यू अपॉन एक्स। अब के क्यू अपॉन एक्स क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एक्स है, तो के क्यू अपॉन एक्स हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज से क्या होगा, माइनस के क्यू अपॉन एक्स, क्योंकि दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है। अब नेट पोटेंशियल क्या होगा, v इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू, दोनों को ऐड करेंगे, के क्यू अपॉन एक्स माइनस के क्यू अपॉन एक्स, यानी कि जीरो, यानी कि पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो। अगर सिमिलरली मैं कल को इस r को जीरो कर देता हूं, यानी कि इस p पॉइंट को उठा करके मैं इस o पे मिला देता हूं और कहता हूं कि ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, बताओ इस o पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, तो क्या बोलोगे, नेट पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। यानी कि इस पूरे एक्सिस पे, यहां से इनफाइनाइट और यहां से इनफाइनाइट, प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी में, इस पॉइंट पर मैं कोई भी पॉइंट को चूज करता हूं, वहां पे मेरा इस डाइपोल की वजह से जो नेट पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि इसकी वजह से एक प्लस माइनस पोटेंशियल आ रहा होगा, इसकी वजह से एक प्लस पोटेंशियल आ रहा होगा, दोनों में डायरेक्शन का कंफ्लिक्ट होगा और दोनों जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो नेट पोटेंशियल आपका क्या हो जाएगा, वी वन प्लस वी टू, के क्यू बाई एक्स, के क्यू माइनस एक्स, सॉरी के क्यू बाई एक्स माइनस में, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो जीरो, तो नेट पोटेंशियल जीरो। तो याद रखना कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे या फिर इक्वेटोरियल लाइन में, ये जो लाइन माइनस क्यू और प्लस क्यू को इक्वली डिवाइड कर रही है, उस पूरी लाइन में मैं कल को कोई भी पॉइंट को उठाता हूं और उस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने की कोशिश करूंगा, तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो आएगा। ठीक है, क्या किया हमने, एक चार्ज लिया यहाँ, एक चार्ज लिया यहाँ, इसको मैंने कहा माइनस क्यू, इसको मैंने कहा प्लस क्यू, ये पॉइंट था ओ। ठीक, ये पॉइंट था ओ। इसके यहां पर मैंने एक पी पॉइंट उठाया, ये यहां से भी एक्स पे था, ये यहां से भी एक्स पे था, और ये आर डिस्टेंस पे था। V1 क्या होगा इस प्लस क्यू की वजह से, तो के क्यू अपॉन एक्स कहा हमने। V2 क्या होगा माइनस क्यू की वजह से, तो के क्यू अपॉन एक्स कहा हमने। और जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, v1 प्लस वी टू इज इक्वल टू के क्यू बाई एक्स माइनस के क्यू बाई एक्स इज इक्वल टू जीरो। यानी कि यहां से प्लस इंफिनिटी और यहां से माइनस इंफिनिटी, इस पूरी लाइन में कोई भी पॉइंट में उठाऊंगा तो उसका पोटेंशियल क्या होगा,
पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो, नेट पोटेंशियल उसकी जीरो होगी। प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी के बीच में कोई भी पॉइंट उठाऊंगा उसकी पोटेंशियल जीरो ही होगी हमेशा, इस डाइपोल की वजह से। किसकी वजह से? ड्यू टू द डाइपोल। ठीक है, तो दो पॉइंट देखे हमने। एक एक्सियल पॉइंट में क्या था? के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बन रहा था, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या बन रहा है? पोटेंशियल की वैल्यू आपकी जीरो बन रही है। ठीक है, क्लियर है? स्टूडेंट्स, इक्वेटोरियल पॉइंट भी क्लियर है? चलो बढ़िया। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। अब डाइपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख लिया, डाइपोल को हमने पोटेंशियल में रख लिया। अब फाइनल स्टेप क्या है? डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जनरेट हो रही है वो चेक करते हैं। तो पोटेंशियल हमने देख लिया कि डाइपोल की वजह से कितना पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि डाइपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो देखो, एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल, कहाँ गया? यस, पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, सपोज करो ये जो ओ पॉइंट है, ठीक है, यहां पे मैं चेक करना चाहता हूं कि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बन रही होगी। इस पॉइंट पे ओ नहीं, इस पॉइंट पे पी। ठीक है, इस पी पॉइंट पे। अब ये ओ मेरा सेंटर है यहाँ पे, इससे एल डिस्टेंस पे है, तो इसका जो डिस्टेंस डी है टोटल वो कितना है? 2l है। नेक्स्ट, ये जो पी पॉइंट है वो कितने डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस पर है। अब मेरे पास यहाँ पे दो डायरेक्शन है, एक E2 की, एक E1 की। दोनों डायरेक्शन में अंतर क्या है? एक उसको अपनी तरफ खींच रही है, एक उससे बाहर जा रही है। बहुत ही सीधी सी बात है कि हमको पता है किसकी वजह से क्या होगा। प्लस क्यू जो चार्ज है मेरा, उसकी वजह से क्या होगा? E1 रहेगा। क्यों? क्योंकि वो उसको अपनी से बाहर पुश कर रहा होगा, वो एक प्लस चार्ज है। सिमिलरली जो माइनस क्यू चार्ज है वो क्या कर रहा होगा? वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो ये जो E2 डायरेक्शन है ये माइनस क्यू की तरफ आ रहा होगा। ये चीजें हमने कहाँ से सीखी है? प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलती है, माइनस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लैंड करती है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही होगी, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ आ रही होगी। ठीक है, यही बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट था। बस इतनी सी बात है, डायरेक्शन अगर आपने समझ ली तो बाकी चीजें समझ ही जाएंगे। अब बाकी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है? ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इवन कितना है? इवन के केस में कितना है? ए के क्यू अपॉन, इवन किसकी वजह से है? इस क्यू चार्ज की वजह से है। क्यू का इसके पास से डिस्टेंस कितना है? ये आर है, ये एल है, तो ये आर माइनस एल। तो इसकी वजह से मैं क्या लिख दूंगा? आर माइनस एल का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर E2 को देखेंगे तो E2 किसकी वजह से? माइनस क्यू की वजह से है। E2 का डिस्टेंस कितना है? ये एल, ये आर, तो आर प्लस एल, के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब क्या लगा देंगे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। दोनों मेरा आपका क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 माइनस E2। अच्छा, मैं E1 माइनस E2 क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे? क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक है, तो मैं ऐड नहीं, एक्चुअली क्या करूंगा? सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो बस इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ए क्यू अपॉन 4 आ रहा है। चलो मैं इसको सॉल्व करके दिखाई देता हूँ एक बार। ए क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, ये से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? के क्यू आर स्क्वायर प्लस के क्यू एल स्क्वायर प्लस 2 KQ RL। फिर माइनस में जाएगा तो क्या होगा? ये माइनस KQ R² माइनस KQ L², और ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या बना देगा? प्लस प्लस 2।
2KQRL, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, बचा क्या आपके पास ऊपर न्यूमरेटर में 2 + 2 KQR और 4 और ये L अपॉन नीचे क्या बचेगा, R - L का होल स्क्वायर, R + L का होल स्क्वायर, तो R स्क्वायर - L स्क्वायर का होल स्क्वायर, R स्क्वायर - L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें आपको बैठाना किसके टर्म्स में है, अब मोमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में बैठाना है। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट आपका P = Q × D होता है। D कितना है, 2L, तो Q × 2L आपको करना है। Q मेरे पास यहाँ है, 2L मैं यहाँ से निकाल लूंगा, तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, 2KRP अपॉन R स्क्वायर - L स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ का 2 मैंने उठाया, यहाँ का Q उठाया, यहाँ का L उठाया, उसको P बना दे, तो 2KRP अपॉन R स्क्वायर - L स्क्वायर। ठीक है, 2KRP अपॉन R स्क्वायर - L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ गया फाइनल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इसी में क्या होगा, अगर मैं इस पोजीशन को बहुत दूर उठा करके फेंक दूं, ठीक है, तो क्या होगा, आर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा एल से, ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा और ये आर का क्यूब बन जाएगा। क्यों, क्योंकि नीचे r⁴ आएगा, ऊपर एक और आर है, तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, नीचे आर क्यूब बच जाएगा, तो 2KP अपॉन आर क्यूब बच जाएगा वहां पे। ठीक है, तो मेन चीज क्या समझनी थी, डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन क्या समझना था डायरेक्शन में, कि अगर मैं इस पॉइंट पर निकाल रहा हूं एक्सिस के एक पॉइंट पर, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होंगी, एक E1 एक E2। E1 Q की वजह से जो लग रहा होगा वो इस पॉइंट से बाहर की ओर निकल रहा होगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है वो बाहर की ओर निकलती है, और -Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बन रहा होगा वो इसके डायरेक्शन में बन रही होगी, E2 के डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि माइनस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो लैंड कर रही होती है, तो दोनों डायरेक्शन अपोजिट बनेंगे, बस इसी चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी तो अगर फॉर्मूला का और मैथमेटिक्स का खेल है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं इसमें। एक्सियल पॉइंट पे क्लियर है बेटा, किसी को कोई डाउट नहीं। डाइपोल मोमेंट पूरी तरीके से क्लियर है, क्या होता है डाइपोल मोमेंट, डाइपोल्स क्या होते हैं, डाइपोल मोमेंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स 0 होता है, टॉर्क प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है डाइपोल की वजह से, और डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जनरेट हो रही होती है। ये चारों पांचों पॉइंट्स आप सबको को क्लियर है। चलो बढ़िया, ठीक है, क्लियर है। तो अब इसके अलावा एक और केस बनता है, जो जैसा हमने यहाँ पे पढ़ा था, क्या, एक एक्सियल पॉइंट एक इक्वेटोरियल पॉइंट, ऐसा सेम एक इक्वेटोरियल का केस बनता है डाइपोल्स में, डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू भी, जहाँ पे हम पता कर रहे होते हैं कि इस पॉइंट पर, ये जो इक्वेटोरियल पॉइंट है, यहाँ पे डाइपोल्स की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी, तो वो हम लोग कल देखेंगे। उसमें बेसिकली क्या होता है, जो क्यू है वो क्या कर रहा होगा, अपने से बाहर की ओर खींच रहा होगा इसको, यहाँ ऐसे, ये ऐसे बन रहा होगा, तो इन दोनों का जो एक कंपोनेंट है वो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो दूसरा कंपोनेंट है वो दोनों काम कर रहा होगा, ठीक है, सेम डायरेक्शन में, तो नेट ऐसा आ जाएगा इनका। ठीक है, ये चीज हम लोग कल देखेंगे, कल की क्लास में, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। मैं एक ब्रीफिंग दे ही देता हूँ, चलो, वी हैव 5 मिनट्स टाइम, तो मैं ब्रीफिंग दे ही देता हूँ। देखो करते क्या है ना उसमें, मैंने ये चार्ज बनाया, ठीक है, ये मेरा पॉइंट O है, ये मेरा क्या है -Q, ये मेरा है +Q। ठीक है, ये मेरा इक्वेटोरियल पॉइंट P मैंने ले लिया। अगेन इसी कंडीशंस क्या क्या थी, x डिस्टेंस, और ये भी x डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस क्या होगा r। अब देखो, जब ये Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, तो मैंने क्या कहा, Q अपने से बाहर फेंकता है इसको, तो इस पॉइंट को ये इस तरफ पुश कर रहा होगा, तो ये हो जाएगा आपका E1। ठीक है, और -Q क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या, E2। अब E1 और E2 के बीच में एक एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम लोग कह देंगे थीटा। ठीक है, ये एंगल क्या है, इसका और इसका एक्सटर्नल अपोजिट एंगल है, सॉरी सप्लीमेंट्री एंगल है।
इन दोनों एंगल को जब ऐड करेंगे तो ये वाला एंगल बनेगा, ठीक है। तो अगर ये दोनों x हैं तो ये क्या है, ये एंगल आपका थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या कर लूंगा मैं, 2 थीटा, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है। अब मेरे पास क्या है, E1 मेरे पास इस डायरेक्शन में है, E2 मेरे पास इस डायरेक्शन में है, और दोनों के बीच का एंगल 2 थीटा है, ठीक है। ये मेरे पास एक एक्सिस बनी हुई है। अब देखो यहां पे इसके पास 2 थीटा है, ये दोनों के बीच का। अब देखो क्या होगा, इनका दो कंपोनेंट टूटेगा, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब वो कैसे टूटेगा, ये वाला एंगल आपका एक थीटा होगा, ये वाला एंगल एक दूसरा थीटा होगा। तो यहां पे क्या आएगा, E1 का क्या आएगा, कॉस थीटा, और E1 का साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ पे इस तरफ इसका टूटेगा तो क्या आएगा, E1 कॉस थीटा, और नीचे क्या आएगा इसका, सॉरी E2 कॉस थीटा, और नीचे क्या आएगा इसका, E2 साइन थीटा। अब देखो E1 और E2 मैग्नीट्यूड में हम लोग जान रहे हैं कि बराबर है इस बार, क्यों, क्योंकि E1 की वैल्यू क्या आएगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर क्या है एक्स, तो एक्स स्क्वायर। E2 की वैल्यू क्या आएगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर क्या है एक्स, तो एक्स स्क्वायर। मैग्नीट्यूड में E1 E2 बराबर है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, इसको और इसको कैंसिल आउट कर देंगे, क्यों, क्योंकि E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा दोनों बराबर हो जाएगा, और ये दोनों आपका इक्वल हो जाएगा। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट कितना बचेगा, इन दोनों का जो एक्चुअल एडिशन होगा, तो एडिशन क्या होगा इसका, E1 और E2 को आप सपोज कर सकते हैं कि कोई E है, वो E1 इज इक्वल टू E2 है, इसको मैं कोई E मान लेता हूं, तो 2E cos थीटा। अच्छा 2E क्या होगा, तो ये वाली चीज 2KQ अपॉन एक्स स्क्वायर, और थीटा क्या होगा, तो थीटा ये वाला एंगल गिवन होगा, और अगर एंगल गिवन नहीं होगा तो आप x और r के हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं कि cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो यही था आपका एक्सियल पॉइंट पे इसका, सॉरी इक्वेटोरियल पॉइंट पे इसका रोल। तो एक्सियल पॉइंट पे आपने समझ लिया कि एक्सियल पॉइंट पे ये चीज काम कर रही होती है। इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैंने आपको ब्रीविंग दे दी कि कैसे काम कर रहा होता है, ठीक है। जो हमने मेन लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने डिस्कस किया था, आप वहां पे इसको और एक अच्छे से एक बार चेक कर सकते हैं। पर चीजें जो मेन है वही यही है कि ये दोनों एंगल थीटा थीटा बनता है, और आप लोगों को उसको रिजोल्व करना है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे, कोई डाउट नहीं इसमें। सर हर ईयर इसमें से एक क्वेश्चन आता है, मैंने सारे लास्ट ईयर पेपर्स में देखा है ऐसा ही। यस आई टोल्ड यू, डाइपोल मोमेंट से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा हमेशा, और बहुत बार आपको वो क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, फोर्स और टॉर्क वाला, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनफैक्ट आपने दीपिका जो क्वेश्चन भेजा था उसमें भी याद है था कि अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अट्रैक्शन का एक फोर्स काम कर रहा होगा, मैं आपको सोल्यूशन भेजा था उसका, वो भी डाइपोल मोमेंट का ही क्वेश्चन था। चलो बढ़िया, क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं इसमें अब। चलो फिर बढ़िया है, तो मिलते हैं कल की क्लास में, हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, क्या कैपेसिटर्स कल से शुरू कर रहे होंगे, कैपेसिटर्स का एक रैपिड रिवीजन। चलिए फिर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, आप लोग अपना नेक्स्ट क्लास कीजिए, और फिर मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में, ठीक है। चलो फिर बाय, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।